कर लो। हाँ तो बच्चों आज अपन क्या है, ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र के बीच की योजक कड़ी है, योजक कड़ी के बारे में अपन पढ़ेंगे। सवाल आता है कि ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र के बीच की योजक कड़ी को समझाओ। तो अपने को ध्यान रखना है, ये जो योजक कड़ी होती है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसमें कितने एटीपी का निर्माण होता है, ये क्रिया कहाँ संपन्न होती है। अब सबसे पहले आप बताओ ये क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में संपन्न होती है। ये जो योजक कड़ी है उसका निर्माण कहाँ होगा, ये क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, जो माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है उसके अंदर इसका निर्माण होगा। योजक कड़ी कहाँ संपन्न होगी, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। ठीक है, तो सबसे पहले बता रहा है ये क्रिया कहाँ संपन्न होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। फिर नेक्स्ट पॉइंट, इसमें 6 एटीपी का निर्माण होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इस योजक कड़ी के अंदर कितने एटीपी का निर्माण होता है, इसके अंदर 6 एटीपी का उत्पादन होगा। अब इस क्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, यानी बिना ऑक्सीजन की ये क्रिया संपन्न नहीं हो सकती है। इस क्रिया में किसकी आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। जो ये कनेक्टिंग लिंक है इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ये क्रिया ऑक्सीकारी, ये क्रिया ऑक्सीकारी क्रिया है, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति के अंदर ये क्रिया संपन्न होगी। और साथ ही ये विकार्बोक्सीकरण है। विकार्बोक्सीकरण का मतलब ये है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी मुक्त होगी। विकार्बोक्सीकरण क्रिया है। ठीक है, तो अपन देखेंगे सबसे पहले इसमें 5 सहकारक चाहिए। इस क्रिया में 5 सहकारकों की आवश्यकता होती है। सबसे पहला होता है मैग्नीशियम, पहला सहकारक है मैग्नीशियम। दूसरा सहकारक होता है जिसको अपन कहते हैं लिपोइक अम्ल, लिपोइक अम्ल। तीसरा है, दूसरा सहकारक है लिपोइक अम्ल, लिपोइक एसिड। तीसरा है NAD, यह हाइड्रोजन ग्रही का कार्य करेगा। चौथा है थाइमीन पायरोफॉस्फेट, थाइमीन पायरोफॉस्फेट। पांचवा है कोएंजाइम A। 5 सहकारकों की इसमें आवश्यकता होती है। ये सवाल आता है ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र के बीच की योजक कड़ी है। ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद भी आपको पता होना चाहिए कि ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद होता है पायरुविक अम्ल। ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद है पायरुविक अम्ल। अपन कहते हैं ये क्रिया कहाँ संपन्न होती है, ये क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में संपन्न होगी। कई बुक्स में ये पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस भी लिखा होता है कि पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में संपन्न होता है। इस क्रिया में 6 एटीपी निर्माण होते हैं। इस क्रिया में 6 एटीपी बनेंगे। फिर इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ये ऑक्सीकारी विकार्बोक्सीकरण है, यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये क्रिया होगी और विकार्बोक्सीकरण मतलब कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होगा। अब इसमें मैग्नीशियम सहकारक है, लिपोइक अम्ल है, इसके अलावा NAD है, थाइमीन पायरोफॉस्फेट है और कोएंजाइम A। अब आप इस क्रिया को लिखोगे तो ये क्या है, ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद है पायरुविक अम्ल। ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद होता है पायरुविक अम्ल। इसका ऑक्सीकारी विकार्बोक्सीकरण होगा और बनेगा एसिटाइल कोएंजाइम A, एसिटाइल कोएंजाइम A, एसिटाइल कोएंजाइम A बनेगा। अब अपन कहते हैं पायरुविक अम्ल, इसका ऑक्सीकारी विकार्बोक्सीकरण होगा, यानी इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी। कौन कौन से सहकारक काम आएंगे, मैग्नीशियम सहकारक काम आएगा, लिपोइक अम्ल काम आएगा, थाइमीन पायरोफॉस्फेट काम आएगा और NAD से NADH2 बनेगा। NAD से NADH2 का निर्माण होगा। इसके अलावा अपन देखेंगे कि कोएंजाइम A इसमें जुड़ेगा, कोएंजाइम A इसमें जुड़ेगा। तो 5 सहकारक हो गए, मैग्नीशियम हो गया, लिपोइक एसिड हो गया, थाइमीन पायरोफॉस्फेट हो गया, कोएंजाइम A हो गया और NAD हो गया। ये NADH2 के इसके पायरुविक अम्ल के 2 अणु होते हैं। अपन को पता है ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद क्या है, पायरुविक अम्ल है। इसके 2 अणु का उत्पादन होगा। पायरुविक अम्ल किसके साथ क्रिया करेगा, इन 5 सहकारक के साथ क्रिया करेगा और एसिटाइल कोएंजाइम A के 2 अणु का निर्माण होगा। इस तरह से बच्चों ये ध्यान रखना, इसमें छोटे छोटे बहुत सारे सवाल बनते हैं कि भाई
इस क्रिया के अंदर कितने NaDH2 बनते हैं? 2। हम जानते हैं कि एक NaDH2 होता है वो कितने एटीपी के बराबर है? 3 एटीपी के बराबर है। तो 3 × 2 कितने हो जाएंगे? 6 एटीपी। यानी इस क्रिया के अंदर 6 एटीपी का निर्माण होगा। तो ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र के बीच की योजक कड़ी का नाम, ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र के बीच की योजक कड़ी का नाम है एसिटाइल कोएंजाइम ए। ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र के बीच की योजक कड़ी का नाम है एसिटाइल कोएंजाइम ए। ये अपने को ध्यान रखना है कि ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र के बीच की योजक कड़ी का नाम क्या है? एसिटाइल कोएंजाइम ए है। कभी भी सवाल आ जाए कि ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र के बीच की योजक कड़ी क्या है? एसिटाइल कोएंजाइम ए है। इस क्रिया कहाँ संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। इसमें कितने एटीपी बनते हैं? 6 एटीपी। क्या इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है? कि हाँ होती है। ये ऑक्सीकारी विकार्बोक्सीकरण क्रिया है, यानी इसमें ऑक्सीजन मुक्त होगी। ऑक्सीजन इसमें क्या होगी? NAD से NADH2 बनेगा, इसलिए इसको ऑक्सीकारी कहते हैं। और विकार्बोक्सीकरण क्यों कहते हैं? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के अणु मुक्त होते हैं। ये 5 सहकारक के नाम आपको याद रखने हैं। मैग्नीशियम, लिपोइक अम्ल, NAD, थाइमिन पायरोफॉस्फेट और कोएंजाइम ए। ठीक है बच्चों, ये आपको समझ में आ गया होगा।